वहीं देवरिया सीएम योगी आदित्यनाथ लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम लगातार जारी है। सीधे ले चलते हैं आपके। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री एसएन सिंह जी और किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के नेता बंधु उपेंद्र नाथ सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, देवरिया जनपद और खास तौर पर देवरिया नगर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूज्य महर्षि देवराहा बाबा की तपोभूमि और भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रखर संत बाबा राघव दास की कर्म भूमि के रूप में विख्यात इस देवरिया की पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में तमाम बंदिशों को पार करते हुए इस प्रातःकालीन सभा में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी दिनों के बाद आज मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर 655 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज देवरिया जनपद को और खासतौर पर इन 3 विधानसभाओं को मिलकर के आज यहां प्राप्त हो रहा है। इसकी भी मैं आप सभी देवरिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था, लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू याबानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी।
हमें चोरी चोरा में वहां पर जाम में फंसना होता था क्योंकि वहां रेलवे क्रॉसिंग था। नोएडा में भीषण गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बावजूद शहर के कई वाटर एटीएम बंद मिले, जी हां, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं सेक्टर 12 में वाटर एटीएम पर लंबी कतारें देखने को मिली, जबकि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि आबादी के मुकाबले पानी की व्यवस्था बेहद कम है। वहीं सेक्टर 24 की बात करें तो सेक्टर 24 और सेक्टर 5 हरोला लेबर चौक के पास भी वाटर एटीएम बंद मिले, जहां राहगीर और मजदूर पानी के लिए भटकते नजर आए। लोगों का आरोप है कि कई वाटर एटीएम सुबह कुछ घंटों बाद ही बंद कर दिए जाते हैं। वहीं कुछ जगहों पर बिजली कटौती का हवाला दिया गया। स्थानीय लोगों ने ऑपरेटर पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने के भी आरोप लगाए हैं। भीषण गर्मी के बीच अब नोएडा प्राधिकरण की पेयजल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। गर्मी में ना ठंडा पानी मिलता, जो टूटी आगे लगाता है उसको बंद कर देता है, निकाल के उसको अंदर रख लेता है। कितने जने बैठते हो आप लोग? कितने जने? तो 800-900 जने यहाँ पे आज सुबह कितने बजे बंद करके चले जाते हैं? सुबह कितने बजे बंद 2 करके? घंटे भी नहीं चलाता। व्यवस्था फेल होती हुई नजर आ रही है, जहां पर 45 डिग्री का टेम्परेचर एक तो जनता पर प्रहार बरसा रहा है, वहीं ये जल की जो स्थिति है, वो पेयजल की स्थिति जो है, वो वास्तविकता में लोगों में जिसको लेकर नाराजगी देखने को मिली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं रमेश परिहार। रमेश परिहार, जिस तरीके से जो पेयजल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जनता सवाल उठा रही है, इसको लेकर क्या जनता की राय है? आपने क्या महसूस किया है वहां जाकर? देखिए, नोएडा की सड़कों पर वाटर एटीएम लगाए गए थे नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, उन एटीएम का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। और ऐसे में जो आम नागरिक हैं, जो राहगीर हैं और जो आसपास के निवासी हैं वाटर एटीएम के आसपास पे, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ जो वाटर एटीएम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। और जब हम मौके पे गए, हमने देखा कई जगह ऐसा है कि वाटर एटीएम पे ताले लगे हैं और जो उसके रखरखाव करने वाले कर्मचारी हैं वो नशे में धुत नजर आए। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है, भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर का पारा और यूं बात करें 40 के पार जा रहा है इस समय, जो 40 के पार है, और दोपहर में ये तकरीबन 44 डिग्री को पार कर जाता है। ऐसे में इतनी भीषण गर्मी में जो पानी की व्यवस्था करी गई है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, वाटर एटीएम जहां पे आप इजिली जाके अपना पानी खरीद सकते हैं और फिल्टर पानी मिलता है जो कि पीने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे में हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है कि जब वाटर एटीएम ही बंद है, सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे उनकी मशीनें खराब है, तो ऐसे में किस तरीके से लोगों की प्यास बुझेगी और प्राधिकरण अपनी इस पे किस तरीके से कार्रवाई करेगा, अब ये भी देखने वाली बात है। वहीं जनता का कहना है कि जो वाटर एटीएम जो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आम जनमानस को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो रमेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शराब के नशे में भी, मतलब आपने जनता से जब जाना कि नोएडा में वाटर एटीएम को लेकर जो व्यवस्था फेल हो रही है, तो आपने जब जाना, जनता का ये कहना है कि शराब के नशे में धुत रहते हैं वहां पे, तो इसको लेकर आला अधिकारियों का कोई आपसे इनकी कोई बातचीत हुई? आला अधिकारियों का कोई बयान सामने आया इसको लेकर? इस मामले पे हमने जब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से, कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश की, तो अभी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया और उनका कहना है कि इस मामले की हम कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि अगर जांच में सही पाया जाता है तो उस कर्मचारी के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उनका वही कहना है कि जो इस वाटर एटीएम में काम करते हैं वो नोएडा प्राधिकरण के डायरेक्ट कर्मचारी नहीं होते, वो संविदा के कर्मचारी होते हैं, इसलिए उनकी जो ठेकेदार संस्था है, हम उन संस्था को तलब करेंगे और रिपोर्ट पर जांच करेंगे, इसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं आम नोएडा वासी, उनका कहना है कि विभिन्न सेक्टर पे, कि सेक्टर 12 हो, सेक्टर 24 हो, सेक्टर 5 हो, ऐसे विभिन्न सेक्टरों में अलग अलग जगह पे रोड किनारे वाटर एटीएम स्थापित किए गए थे ताकि जनता है, आम जनता, वो सस्ते पैसों में और फिल्टर पानी की जो व्यवस्था है वो अपने घर पे ला सके, उस पानी को खरीद सके और अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन ऐसे में जब भीषण गर्मी पड़ रही है और नोएडा का पारा इतना ज्यादा हाई है और 44 डिग्री के करीब जा रहा है पारा, ऐसे में जब वाटर एटीएम ही संचालन नहीं होंगे तो कैसे लोगों की प्यास बुझेगी? ये बड़ा सवाल नोएडा प्राधिकरण पे उठता है और साथ ही साथ उन आला अधिकारियों की कार्रवाई पे भी उठता है कि किस तरीके की कार्यशैली है उनकी, कि जो वाटर एटीएम बना दिए गए करोड़ों की लागत से, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं।
हैं, सही तरीके से पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसके संचालन में जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। वहीं आम जनता की सुविधा के लिए और भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, प्याऊ खोलने चाहिए नोएडा प्राधिकरण को सड़कों पर, बस स्टैंड के आसपास, ताकि जो राहगीर है, मुसाफिर है, जो सफर कर रहे हैं बसों के द्वारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा। चलिए रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन आईडी के जरिए हार जीत पर सट्टे का लेन देन कर रहे थे और एक महीने में करीब 1.25 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे थे। बताते चलें कि गिरफ्तार आरोपियों में परवेज साजिद, गुलफाम जहलुक और दीपक शामिल हैं। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 1 लाख रुपए नगद बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई थाना भोपा और एसओजी देहात की संयुक्त टीम के जरिए की है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। पुलिस ने डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद की है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में आईपीएल सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई होती दिखाई दी है। दिनांक 20 मई 2026 को थाना भोपा पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र भोपा के कस्बा मोरना में कुछ अभियुक्तगण, जिसका नाम परवेज और कुछ लोग, आईपीएल के मैच के दौरान एक 99EXCH ऐप पर सट्टेबाजी कर रहे हैं। तो इसी सूचना पर जब थाना भोपा और एसओजी देहात की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तो इन्होंने 5 अभियुक्तगण से गिरफ्तार करे गए। इन 5 अभियुक्तगण से 1 लाख रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट बरामद किया गया। इन गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम है एक परवेज, साजिद, गुलफाम, दीपक और जालुक। ये सभी मुजफ्फरनगर के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जो अभियुक्तगण है एक संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं। ये जो इनका मुख्य अभियुक्त है जिसका नाम परवेज है, इसके 5 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें ये 4 यूजर आईडी यूज करते हुए जो ऐप है उसमें विभिन्न थाना क्षेत्र मुजफ्फरनगर के करीब हर यूजर आईडी पे 125 मतलब करीब 600 से 700 क्लाइंट इनके होते हैं। ये करीब 1 से 1.5 साल से ये काम कर रहा है और इसमें डेली जो ट्रांजैक्शन होता है करीब 4 लाख का डेली ट्रांजैक्शन होता है। तो पर मंथ इनका ट्रांजैक्शन करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक रहता है। नोएडा के सेक्टर 18 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खाली पड़े प्लॉट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के कार्य में जुट चुकी। बताया जा रहा है कि झाड़ियों में लगी आग तेजी से फैल रही थी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 18 का है, जहां पर यह भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। यह पूरी घटना नोएडा थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के 18 सेक्टर की है, जहां दमकल की टीम मौके पर, आप देख सकते हैं आग जिस तरीके से लगी हुई है वहां पर मौके पर हालांकि दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। नोएडा सेक्टर 18 में भीषण आग की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां खाली प्लॉट में भीषण आग लग गई है। आप देख सकते हैं एचएनएन न्यूज पर टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए। नोएडा सेक्टर 18 में जहां भीषण आग लगने की हम आपको खबर बता रहे हैं, खाली प्लॉट में ये आग लगी है। वही खबर रामपुर से है, जहां पीलाखार नदी के किनारे संदिग्ध अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नदी किनारे मिले अवशेषों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर खुदाई कराई। खुदाई के दौरान पुलिस को गड्ढे से ऐसे अवशेष मिले जो शव पैक करने में इस्तेमाल होने वाली
किट जैसी सामग्री के बताए जा रहे हैं। कोतवाली प्रभारी मनीराम ने सभी अवशेषों को कब्जे में लेकर पीएम हाउस भेज दिया है, यानी पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है। बहरहाल पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। वहीं झांसी में एक होटल मैनेजर के किडनैपिंग मामले ने सनसनी फैला दी है। आरोप है कि एक युवती ने ग्राहक बनकर होटल मैनेजर को बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक को कार में डालकर सुनसान जगह ले गए, जहां उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर मारपीट की गई। इसके बाद परिजनों को कॉल कर 30,000 रुपए की फिरौती मांगी और रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करा ली गई। करीब 20 घंटे बाद आरोपियों ने युवक को छोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती, उसके पति और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल कार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो थाना नवाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा थाने पर लिखित रूप से यह शिकायत की गई कि इनके बेटे भरत को कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है और छोड़ने की एवज में 32,000 रुपये की मांग की जा रही है। इस सूचना पर थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और दिनांक 21/5/2026 को भगवंतपुरा से करगुआ जी जाने वाले रोड पर घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और अपहृत की सकुशल बरामदी की गई। अभियुक्तों के नाम रोहित पुरोहित, विजयन दुबे, ऋतिक अहिरवार, रोहिणी सूतकार हैं, जो सभी निवाड़ी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये प्रकाश होटल में काम करते थे रिसेप्शन पे, तो इनको एक फोन आया, बुलाया मतलब गेस्ट के तौर पे कि मुझे लेने आ जाओ या जो भी बात हुई, तो वो गए वहाँ से और वहाँ से फिर वापस नहीं आए। फिर उसके बाद डायरेक्ट फोन आया मेरे पास 6 बजे की समथिंग कि भाई का फोन आया कि 30,000 रुपये डाल दीजिए, ऑनलाइन करवा दूँ। तो मैंने क्या हुआ, इतने में फ़ोन काट दिया। फिर मैंने दोबारा लगाया, फिर बोले कि अर्जेंट है डाल दूँ। फिर मैंने इनके होटल वाले मालिक को फ़ोन लगाया, वो बोले कि जाने पता नहीं क्या हो गया, मैं पता करके बताता हूँ, 8 बजे तक टेंशन मत लो आपने। मैंने बोला ठीक है। फिर 8 बजे के बाद फिर भी कुछ पता नहीं चला। 8 बजे फिर मैंने फोन लगाया, फिर उन्होंने बताया कि कुछ लोग इन्हें उठा के ले गए हैं। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान गौ तस्कर मोहम्मद अनवर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि घायल आरोपी मोहम्मद अनवर जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के पतेला गांव का रहने वाला है और उस पर पहले से भी गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। यह मुठभेड़ आखंड नगर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आखंड नगर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गोकशी से संबंधित अभियुक्त हैं जो कि आपराधिक घटना के करने के आशय से उनके थाना क्षेत्र में ग्राम रायपुर में मौजूद हैं। इस विश्वसनीय सूचना के आधार पर थाना आखंड नगर की पुलिस मौके पर जाती है और बदमाशों के सिखलाए हुए तरीके से घेराबंदी करने का प्रयास करती है। इसके जवाब में उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया जाता है। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा हेतु बदमाशों को फायर किया जाता है, जिसमें एक बदमाश घायल हो जाता है। वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक कार का रौब चर्चा का विषय बना हुआ है। बिना नंबर प्लेट, काले शीशे, पुलिस फ्लैशर लाइट और उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो लगी यही कार सड़कों पर हूटर और सायरन बजाते हुए घूमती नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो अभी फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, मामला मिक्सन ट्विंस सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां रेजिडेंट्स ने आरोप लगाया है कि इस मामले की शिकायत चौकी और थाने में कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक यह कार मुजफ्फरनगर में
तैनात एक पुलिस अधिकारी से जुड़ी बताई जा रही है और उनका बेटा सोसाइटी में रहता है। आरोप है कि कुछ दिन पहले पुलिस की पीसीआर भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन बिना कार्रवाई किए लौट गए। वहीं यूपी के मुरादाबाद से मानवता की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। पीली कोठी चौराहे पर सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को देख एसएसपी सतपाल अंतिल ने तुरंत पहल करते हुए पुलिस वाहन से उसे अस्पताल भिजवाया। एसएसपी ने न सिर्फ घायल को समय पर इलाज दिलाने में मदद की, बल्कि मौके पर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू कराया, जिससे आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस त्वरित कार्रवाई की लोगों ने सराहना की है और इसे पुलिस की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का उदाहरण बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़।